स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले बात कोरोना महामारी से बचाव की। कोरोना महामारी के खिलाफ पूरा देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के एहतियाती उपायों का संकल्प लें। अपना मास्क अच्छी तरह से पहने, 2 गज की दूरी का पालन करें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, साथ ही हाथों को बार बार धोएं। और आइए बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ। मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को संसद के दोनों सदनों से मंजूरी। धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगा सकेगी अदालतें। लोकसभा में पारित हुआ दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को नियमित करने से जुड़ा विधेयक। संसद के दोनों सदनों में कृषि कानूनों के मुद्दे पर विपक्ष का विरोध। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने विपक्षी सदस्यों के व्यवहार पर जताई नाराजगी। कहा, कामकाज में अवरोध से नहीं होगा किसी का फायदा। दोनों सदनों की बैठक सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित। केंद्रीय कैबिनेट से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने के प्रस्ताव को मिली मंजूरी। स्वास्थ्य और शिक्षा सेस से मिले राजस्व से बनेगा फंड। वित्तीय वर्ष के अंत में लैप्स नहीं होगी तय राशि। स्वास्थ्य से जुड़े केंद्रीय योजनाओं के प्रभावी अमल में मिलेगी मदद। तीरथ सिंह रावत बने उत्तराखंड के 10वें मुख्यमंत्री। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने दिलाई पद और गोपनीयता की शपथ। हरियाणा में खट्टर सरकार के खिलाफ गिरा कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव। केरल विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को झटका। वरिष्ठ नेता पीसी चाकोर ने नेतृत्व पर सवाल उठाते हुए इस्तीफे का किया ऐलान। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन कन्नूर के धर्मधाम निर्वाचन क्षेत्र से लड़ेंगे चुनाव। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से भरा पर्चा। राज्यसभा ने आज मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 को मंजूरी दे दी। लोकसभा इस विधेयक को पहले ही पारित कर चुकी है। विधेयक में भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। राज्यसभा ने बुधवार को आर्बिट्रेशन और रिकंसिलिएशन संशोधन बिल 2021 यानी कि मध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2021 ध्वनिमत से पारित कर दिया। विधेयक पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भ्रष्टाचार के खिलाफ मामलों में केंद्र सरकार का सख्त रुख है और वो ईमानदारी से भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का केंद्र बनाना चाहती है। तो पहले तो करप्शन से एग्रीमेंट करो, करप्शन से नेचुरल रिसोर्स को। उस समय की सरकार कुछ काम करती नहीं है। हमारी सरकार आई, सारी गड़बड़ी पकड़ी, आज इंक्वायरी हो रही है। अब वो क्या कर रहे हैं कि हमको पूरा पैसा भी दो और एक इन्वेस्टर अमेरिका में, एक इन्वेस्टर बाकी जगह। सर, द लार्जर क्वेश्चन टू बी कंसिडर्ड इज क्या भारत के टैक्स पेयर का पैसा जाएगा ना उनके अवार्ड में, ना उनका या किसी का नहीं जाएगा। वो कार्रवाई करते नहीं है। हम कानून से भारत के आर्बिट्रेशन के इकोसिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, ईमानदार कर रहे हैं। उनको परेशानी हो रही है और हम चाहते हैं वो परेशान हो, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार ईमानदारी से चलेगी। इसीलिए सर हम लोगों ने ये कानून करने की कोशिश की। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए बीजेपी सांसद महेश पोद्दार ने कहा कि ये विधेयक शासन के हर एक क्षेत्र में पारदर्शी तंत्र के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। लेकिन महोदय, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी भारतीय कानून व्यवस्था का एक दूसरा प्रावधान है कि चाहे 100 मुजरिम छूट जाए, लेकिन एक गैर मुजरिम को सजा नहीं मिलनी चाहिए। और इस भावना के साथ में जब प्रधानमंत्री जी ने चौकीदारी की बात करते हैं, तो वो चौकीदारी जहाँ जो बेईमानी हो रही थी उसको रोकने के लिए प्रावधान किए गए हैं और कड़े प्रावधान किए जाएंगे। मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करता हूं।
ये विधेयक मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में और संशोधन करता है। इसमें भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता के केंद्र के रूप में बढ़ावा देने की बात कही गई है। साथ ही अब अदालत धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार से प्रेरित आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट या अवार्ड पर बिना शर्त रोक लगा सकेगी। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में ये कहा गया है कि प्रतिष्ठित मध्यस्थों को आकर्षित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए अधिनियम की 8वीं अनुसूची को खत्म करना आवश्यक समझा गया। विधेयक को इसी साल 12 फरवरी को लोकसभा की मंजूरी मिल चुकी है। कानून बनने के बाद विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। कृति मिश्रा, संसद टीवी। राज्यसभा में आज भी कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी सदस्यों ने अवरोध पैदा किया। दोपहर 2 बजे से पहले विपक्षी दलों ने किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर तत्काल चर्चा कराने की मांग करते हुए कार्यवाही को बाधित किया। इस वजह से उच्च सदन की कार्यवाही को 2 बार स्थगित करना पड़ा। शून्यकाल शुरू होते हुए नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किसानों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा के लिए नोटिस दिए जाने का जिक्र किया। We have already given a notice under Rule 267. Nearly our 4 young leaders that regarding farmers issue problem. Sir, I am requesting you allow under 267 rule to discuss this issue. सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि उन्हें कांग्रेस, आरजेडी और डीएमके के सांसदों की ओर से किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए नियम 267 के तहत कार्यस्थगन नोटिस मिले हैं। बीएसपी सांसद की ओर से पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर चर्चा के लिए नोटिस मिला है। You have discussion on farmers, Ministry of Agriculture and Rural Development, food processing. This is listed for discussion, and almost I think 2 hours or 3 hours is given. You are not interested in discussion. I am allowing discussion on farmers. A part of the BAC meeting, it has been decided that we will be discussing about farmers this thing also. And also there is 3, 4 plus 4 plus 4, almost 12 hours on the appropriation bill and finance bill, where you can raise all these issues. सभापति ने सदन में लगातार गतिरोध को लेकर नाराजगी भी जताई। ये प्रॉब्लम है, कानून को वापस लेना है तो उसका तरीका आपको मालूम है। And then if you have the numbers and you can prevail upon the government, if the numbers are not there and then you want to disrupt the house, it's not fair. So I once again appeal to all of you, please go to your seats. You are not doing any justice to the farmers' cause. You are only 18 members, 0 over matters which are very important have been admitted by me. They are all eager, including members from this side. They want to raise the issues. If you don't want discussion, you want to continue disruption, I leave it to you. अवरोध से शून्यकाल और प्रश्नकाल बाधित रहा। सदन की कार्यवाही पहले दोपहर 12 बजे तक, इसके बाद 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने देश की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष शुरू होने पर मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव में उच्च सदन के सदस्यों से भाग लेने का आह्वान किया। सदन में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने इस अवसर को मनाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव की योजना बनाई है, जो 12 मार्च 2021 से शुरू होकर 15 अगस्त 2022 तक चलेगा। उन्होंने कहा कि इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च 2021 को महात्मा गांधी की ऐतिहासिक दांडी मार्च की याद में होने वाली साबरमती से दांडी तक की यात्रा से होगी। The celebrations are to be dotted with several events, exhibitions, social media campaigns, virtual shows and site events across all the states and union territories of the country. The Mahotsav will commence on 12th March 2021 with the Padayatra from Sabarmati to Dandi, stretching over 24 days and culminating on 5th April 2021
thus following the footsteps of Bapu to commemorate this historic Dandi March undertaken by Bapu in 1930 during the aforesaid period. The 75th year of our independence indeed is a special occasion for all of us and citizens of our country, and Azadi Ka Amrit Mahotsav will definitely add to the ethos, values, spirit of freedom we all cherish. I urge upon the honourable members to take part in the Mahotsav in large numbers and in various capacities in their own respective areas, and spread the values and ideas which our freedom fighters always stood for and helped our country gain freedom from the yoke of colonial rule. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित संशोधन विधेयक आज लोकसभा से ध्वनिमत से पारित हो गया। इस विधेयक के जरिए संबंधित कानून की समय सीमा को 31 दिसंबर 2023 तक बढ़ाया गया है। सदन में दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र विधि विशेष उपबंध दूसरा संशोधन अधिनियम 2021 विधेयक पर चर्चा का जवाब आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिया। राज्यसभा से यह विधेयक बजट सत्र के पहले चरण में 9 फरवरी को पारित हुआ था। दिल्ली में करीब 1800 अवैध कॉलोनियों में रह रहे लोगों को इस विधेयक से फायदा होगा। कानून बनने के बाद ये विधेयक अध्यादेश की जगह लेगा। Sir, when it became obvious to me and to my ministry that in 2019 they wanted another 2 years, it became clear that the criminal neglect between 2006 and 14 was now being compounded. That is when we brought this law in 2017, and we would have completed the work of unauthorized colonies had it not been for the pandemic. So I commend this bill for adoption by this House so that protection from sealing, etc. will be available till 31st December 2023. अवरोध की वजह से लगातार तीसरे दिन लोकसभा की कार्यवाही बाधित हुई। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर सदन में आज कांग्रेस सदस्यों के अवरोध पैदा करने के कारण सदन की कार्यवाही 2 बार के स्थगन के बाद 15 मार्च सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस वजह से प्रश्नकाल और शून्यकाल बाधित रहा। अवरोध के बीच सदन से दिल्ली में अनाधिकृत कॉलोनियों को नियमित करने से संबंधित संशोधन विधेयक को मंजूरी मिल गई और इसी बीच संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सदन में कहा कि लोकसभा में चल रहे अवरोध के कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी के 75 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले आजादी का अमृत महोत्सव के बारे में सदन के भीतर वक्तव्य नहीं दे पा रहे हैं। 12 मार्च से ये अमृत महोत्सव का कार्यक्रम दांडी से शुरुआत हो रहा है। इसके बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी एक स्टेटमेंट देना चाहते थे। उसके लिए हमने माननीय स्पीकर को नोटिस भी भेजा था। माननीय स्पीकर साहब ने अनुमति भी दिया था, लेकिन इसमें सहमति नहीं बन पाए हैं, इसलिए स्टेटमेंट नहीं हो रहा है। जब सहमति बन जाएगी तब माननीय प्रधानमंत्री आजादी के अमृत महोत्सव का 1 वर्ष के कार्यक्रम के बारे में जो कुछ भी देश में कार्यक्रम चल रहा है, चलने वाले हैं, उसके बारे में प्रधानमंत्री जी सब सहमति बनेंगी, सब स्टेटमेंट देंगे। केंद्र सरकार ने आज स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सिंगल नॉन लैप्सेबल रिजर्व फंड के रूप में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस निधि को बनाने का फैसला लिया गया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि वित्त अधिनियम 2007 के सेक्शन 136B के तहत लिए जाने वाले स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर यानी कि सेस से हासिल होने वाली राशि से बनाई जाएगी। स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर से प्राप्त राशि में से स्वास्थ्य का अंश इस फंड में भेजा जाएगा। इस फंड में भेजी गई राशि का इस्तेमाल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और देखभाल केंद्र, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना में होगा। इसके अलावा इस फंड का इस्तेमाल स्वास्थ्य संबंधी आपात स्थितियों में भी होगा। साथ ही इस राशि का इस्तेमाल राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करने और सतत विकास लक्ष्य को हासिल करने से जुड़ी योजनाओं के लिए भी होगा। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना को लागू करने और उसकी रखरखाव की जिम्मेदारी स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की होगी। इसके फंड मुख्य लाभ ये होंगे कि तय संसाधनों की उपलब्धता के जरिए सार्वभौमिक और वहनीय स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच मुहैया कराई जा सकेगी।
साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि किसी भी वित्तीय वर्ष के अंत में इसके लिए तय राशि लैप्स नहीं होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी के सभी सांसदों और जनप्रतिनिधियों से आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर देश भर में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने को कहा है। इस महोत्सव की शुरुआत 12 मार्च को गुजरात के साबरमती आश्रम से होगी। संसद भवन परिसर में आज हुई बीजेपी संसदीय दल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने ये जानकारी दी। संसदीय दल की ये बैठक लगभग 1 साल बाद हुई है। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ का महोत्सव 75 सप्ताह तक देश भर के 75 स्थानों पर व्यापक स्तर पर मनाया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री ने यह बताया कि प्रधानमंत्री ने सांसदों से कहा कि वे टीकाकरण अभियान में सहायक की भूमिका निभाएं। बीजेपी संसदीय दल ने कोविड-19 महामारी के दौरान देश और दुनिया को नेतृत्व देने के लिए प्रधानमंत्री की भूमिका की सराहना करते हुए एक प्रस्ताव भी पारित किया। सभी लोगों से और विशेषतः जनप्रतिनिधि और एमपीज को प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, ये जो प्रोग्राम 12 तारीख से गुजरात में शुरू हो रहा है और देश के विभिन्न जगहों में ये कार्यक्रम का 75 जगह में ये कार्यक्रम विभिन्न तरह के कार्यक्रम हो रहा है। उस दिन सभी एमपीज और जनप्रतिनिधियों को इसके भाग लेने के लिए और भागीदार बनने के लिए उन्होंने कॉल किया है। तीरथ सिंह रावत उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। देहरादून स्थित राजभवन में राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। तीरथ सिंह रावत ने फिलहाल अकेले शपथ ली है। इससे पहले बीजेपी विधानमंडल की बैठक में उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक के रूप में दिल्ली से पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि 1-2 दिन में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले वरिष्ठ बीजेपी नेता तीरथ सिंह रावत को बधाई दी। ट्वीट संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि तीरथ सिंह रावत के पास लंबा चौड़ा प्रशासनिक और सांगठनिक अनुभव है। प्रधानमंत्री ने विश्वास जताया कि तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में राज्य विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। तीरथ सिंह रावत संघ और बीजेपी संगठन में लंबे समय से अहम भूमिका निभाते आ रहे हैं। तीरथ सिंह रावत ने उनका राजनीतिक सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू किया, जिसमें उन्होंने उत्तराखंड में संगठन मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री का पद संभाला। तीरथ सिंह हेमवंती नंदन गढ़वाल विश्वविद्यालय में छात्र संघ के अध्यक्ष रहे। 1997 में वो उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित हुए। साल 2000 में उत्तराखंड बनने के बाद बनी राज्य की अंतरिम सरकार में तीरथ सिंह रावत प्रदेश के पहले शिक्षा मंत्री बनाए गए। वर्ष 2002 और 2007 में वो विधानसभा चुनाव हार गए, लेकिन 2012 में वो चौबट टाखाल सीट से विधायक चुने गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में तीरथ सिंह रावत पौड़ी गढ़वाल सीट से जीतकर संसद पहुंचे। हरियाणा में बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव आज गिर गया। विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ 55 वोट और पक्ष में 32 वोट पड़े। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार ने चौतरफा विकास किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अविश्वास कांग्रेस की पुरानी संस्कृति है। कांग्रेस संगठन के अंदर भी अविश्वास देखने को मिलता है। अविश्वास वास्तव में संस्कृति कांग्रेस की पुरानी है कि जब भी कभी कोई बात पसंद ना आए, अच्छी हो माड़ी हो, अविश्वास पैदा कर दो। वैसे तो ये अविश्वास विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कांग्रेस का खूब देखने को मिलता है। हमें तो इतना पता है कि ये अविश्वास की जो कार्यशैली है कांग्रेस की, ये कांग्रेस को लाभ नहीं देने वाली कभी भी। विश्वास ही जो है वो लाभ देगा, चाहे अपने अंदर का हो, चाहे एक दूसरे का प्रति हो। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्रदेश में सरकार की ओर से किसानों के हितों में उठाए गए कदमों की जानकारी दी कि आने वाली 1 तारीख से जब प्रोक्योरमेंट शुरू होगी, जो भ्रम आपने फैलाया था कि मंडियां बंद हो जाएगी, एमएसपी खत्म हो जाएगी, हमारी सरकार मंडियों को और मजबूत भी बनाएगी और एक एक किसान को उसके एमएसपी का मूल्य 2 दिन में उसके खाते में देने का काम करेगी। हमारी सरकार गंभीर है कि केवल मात्र ये 5-6 फसलें नहीं, चाहे सब्जियां, चाहे और ऐसी प्रोड्यूस हो जो किसान की मेहनत से, लगन से आज उगता है, उसको
पूरा भाव देने का काम करें। और अब बात विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों की। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी लड़ाई नंदीग्राम से लड़ी जानी है, जिस पर सबकी निगाहें हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने आज नंदीग्राम विधानसभा क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया कि नंदीग्राम के लोग उन्हें जिताएंगे। नंदीग्राम सीट पर ममता बनर्जी का मुकाबला बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी से होना है। शुभेंदु अधिकारी 12 मार्च को इस सीट पर अपना पर्चा दाखिल करेंगे। इधर वाम मोर्चा नीत विपक्ष के महागठबंधन ने भी नंदीग्राम सीट पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। वाम मोर्चा के अध्यक्ष विमान बोस ने आज नंदीग्राम सीट से वाम कांग्रेस ISF गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर मीनाक्षी मुखर्जी के नाम की घोषणा की। बीजेपी ने आज असम में 3 और पश्चिम बंगाल में 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने असम में हैलाकांडी विधानसभा क्षेत्र से मिनक दास को, सिपाझार सीट पर परमानंद राजबोक्शी को और रामकृष्ण घोष को होजाई सीट से मैदान में उतारा है। पश्चिम बंगाल की खड़गपुर सदर विधानसभा सीट पर हिरणमय चट्टोपाध्याय और सुप्रीति चटर्जी को बड़जोड़ा सीट से टिकट दिया गया। और केरल विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेता PC चाको ने आज अपने इस्तीफे की घोषणा करते हुए नेतृत्व पर सवाल उठाए। PC चाको ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा भेजने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवार तय करने में गुटबाजी हावी रही। PC चाको ने कहा कि केरल में 6 अप्रैल को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों का चयन 2 समूहों ने अलोकतांत्रिक तरीके से किया। इसमें एक A समूह का नेतृत्व ओमन चांडी और I समूह का नेतृत्व रमेश चेन्नीतला कर रहे हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए सत्ताधारी AIADMK ने आज अपने 171 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी अपने गृह जिले सेलम से इडापड्डी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जबकि उप मुख्यमंत्री O पनीरसेल्वम थेणी जिले में बोडीनायकन्नूर से चुनाव मैदान में हैं। AIADMK ने पहली सूची में 6 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। पार्टी 177 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि उसके गठबंधन सहयोगी 43 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे। वहीं 14 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। AIADMK के साथ गठबंधन में शामिल बीजेपी 20 और PMK 23 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु की 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 6 अप्रैल को मतदान होगा और वोटों की गिनती 2 मई को होगी। और बात कुछ और खबरों की। देश भर में अब तक 2 करोड़ 43 लाख से अधिक लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। मंगलवार को 13,59,000 से ज्यादा लोगों को टीके लगाए गए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 71,30,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को पहला और 38,90,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। वहीं फ्रंटलाइन वर्कर्स में 69,36,000 से ज्यादा लोगों को पहला और 4,73,000 लोगों को दूसरा डोज दिया जा चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक 51 लाख से ज्यादा वरिष्ठ नागरिकों का वैक्सीनेशन हो चुका है। और इसी बीच देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की जो दर है वो 96.96% हो गई है। मंगलवार को देश भर में 20,000 रोगी इलाज के बाद स्वस्थ हुए। इसके साथ ही स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ 9 लाख से अधिक हो चुका है। फिलहाल देश में 1,84,000 के करीब रोगियों का इलाज चल रहा है, जो कुल मामलों में महज 1.64% है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की सुरक्षा सेवाओं में और विस्तार किया जाएगा। CISF के 52वें स्थापना दिवस पर गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि आज CISF देश के सभी एयरपोर्ट से लेकर मेट्रो रेल, सांस्कृतिक धरोहर और परमाणु संयंत्रों तक की सुरक्षा में तैनात है और अब इन्हें गैर सरकारी प्रमुख प्रतिष्ठानों का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। हथियारों से करतब दिखाते ये तस्वीरें हैं CISF के जवानों की, जो देश के प्रमुख लोगों की सुरक्षा के साथ ही देश के प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा भी करते हैं।
सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में गृह सचिव अजय कुमार भल्ला ने कहा कि जल्द ही सीआईएसएफ की सुरक्षा सेवाओं में विस्तार किया जाएगा और उन्हें गैर सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का भी जिम्मा सौंपा जाएगा। ये एक सार्वजनिक क्षेत्र और उपक्रमों के लिए संरक्षण के लिए एक सुरक्षा फोर्स बनाई गई थी और आज उसका एक आकार जो 3000 से शुरू होके 1,63,000 तक पहुंच गया है। ये आप सभी के हार्ड वर्क, कर्मठता का एक वो एग्जाम्पल है। हम बल को संगठन, प्रशिक्षण व फंक्शनल तौर पर जीरो एरर के मानक से जोड़ेंगे। सीआईएसएफ को कॉस्ट इफेक्टिव बनाने तथा ज़रूरत के अनुसार ज़्यादा ऑफेंसिव भूमिका स्वीकार करने के लिए हमें एक पैराडाइम शिफ्ट के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, जहां टेक्नोलॉजी और ह्यूमन रिसोर्सेज का बेहतर तालमेल हो और कम से कम लागत पर हम प्रभावी सुरक्षा प्रदान करने में सक्षम हो सकें। 1969 में देश के सरकारी उपक्रमों की सुरक्षा के लिए स्थापित सीआईएसएफ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों समेत कई सामरिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा का जिम्मा है। ऐसे में इनकी भूमिका काफी अहम हो जाती है। सीआईएसएफ देश के सरकारी और स्वायत्त संस्थानों को सुरक्षा मुहैया कराने वाला बेहद विश्वसनीय सुरक्षा बल है, जो जल्द ही गैर सरकारी संस्थानों को भी सुरक्षा मुहैया कराएगा। कैमरामैन संजय कुमार के साथ नवविक्रम सिंह, संसद टीवी, गाजियाबाद। और सीआईएसएफ के 52वें स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ कर्मियों, भूतपूर्व सदस्यों और उनके परिजनों को बधाई दी। उपराष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा कि राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों और सार्वजनिक उपक्रमों की सुरक्षा में आपके महत्वपूर्ण योगदान के लिए राष्ट्र आपके प्रति सदैव कृतज्ञ रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीआईएसएफ के स्थापना दिवस पर सीआईएसएफ कर्मियों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके कहा कि देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और प्रगति को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका का विशेष महत्व है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने वर्ष 2019 के सीआईएसएफ स्थापना दिवस का एक वीडियो भी ट्वीट किया। स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन आईएनएस करंज आज भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हो गई। नेवी चीफ एडमिरल करमवीर सिंह ने करंज पनडुब्बी को मुंबई स्थित नौसेना की पश्चिमी कमान के मुख्यालय में सैन्य परंपरा के तहत कार्यक्रम में शामिल कराया। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत फ्रांस की मदद से मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड ने स्कॉर्पियन क्लास की इस तीसरी पनडुब्बी का निर्माण किया है। साइलेंट किलर नाम से मशहूर आईएनएस जब अपने मिशन पर रहती है तो कोई आवाज नहीं करती। यही इसकी सबसे बड़ी खूबी है, जो कि दुश्मनों के लिए खतरनाक साबित होगी। आईएनएस करंज की लंबाई करीब 70 मीटर है, जबकि ऊंचाई 12 मीटर है। सबमरीन का वजन करीब 1600 टन का है। सबमरीन मिसाइल टॉरपीडो से लैस है, साथ ही समुद्र के भीतर ही माइंस बिछाकर दुश्मन को तबाह करने का मादा रखती है। बिना रडार की पकड़ में आए ये दुश्मन को नुकसान पहुंचा सकती है। आईएनएस करंज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये करीब 40-45 दिनों तक पानी के भीतर रह सकती है। और फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे देखिए हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर।